आइटम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो आइटम्स हमारे पास है, बोला कि जी हम उसको कुल मिलाकर के दो अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको यूज कर रहे हैं। बोला जो कैपिटल आपके पास है और जो रेवेन्यू आपके पास है। कैपिटल को हम दो ग्रुप में बांटे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है मेरे लिए, कैपिटल रिसीप्ट। तो जो कैपिटल वाला ग्रुप है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो, हम अभी तुरंत बोले कि उसको हम शो कहां करते हैं, ये हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन जब आप बात करोगे रेवेन्यू नेचर के आइटम की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और रेवेन्यू रिसीप्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो रेवेन्यू का पार्ट है तो आप उसको शो करोगे कहां पर, इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का मतलब कि या तो आप उसको ट्रेडिंग में यूज करोगे या नहीं तो आप उसको कहां इस्तेमाल करोगे, पीएनएल अकाउंट में, या तो ट्रेडिंग या पीएल में। मतलब आप समझिए कि अगर मेरे से एक सिंगल मिस्टेक हुआ, हम रेवेन्यू जानने में हमको लग रहा है कि मेरे से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अगर हम गलती से रेवेन्यू को कैपिटल मान लिए या कैपिटल को हम गलती से रेवेन्यू मान लिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक कहां होगा, जाना चाहिए ट्रेडिंग पीएल में, चला जाएगा बैलेंस शीट में, होना चाहिए बैलेंस शीट में, चला जाएगा ट्रेडिंग पीएल में। यानी जहां हमको असेट ट्रीट करना है वहां हम एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेंगे, जहां हमको इनकम ट्रीट करना है वहां हो सकता है लायबिलिटी मान ले हम। तो पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ही गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको बोला गया कि देखो इस चैप्टर को समझना जरूरी है, ताकि हम हमारे बिजनेस का जब फाइनेंशियल रिजल्ट निकाले, फाइनल रिजल्ट, तो वो परफेक्ट निकले, रिजल्ट जो भी आए वो रिलायबल हो, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर पाए। इसलिए ये चीज जरूरी है देखना। देखिए जैसे ही आप आगे जाएंगे, कहता है आपसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। देखो एक्सपेंडिचर पर हम आए, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, बता पाएंगे। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, हम इसकी शुरुआत करें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आपके मन में इससे पहले कई लोगों का टॉपिक होगा कि एक होता है आपका एक्सपेंसेस और एक अभी आप क्या पढ़ रहे हो, है ना, एक्सपेंडिचर। तो क्या ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है या फिर अलग अलग है, अलग है। देखिए किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो पैसा हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। याद हो रहा है, यानी एक्सपेंसेस क्या है, किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता है, जो पैसा खर्च होता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। और किसी असेट या किसी लाइबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने, जैसे हम किसी असेट को परचेज करना चाहते हैं, किसी लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करना चाहते हैं, ऐसे में जो मेरा पैसा कॉस्ट लग रहा है, हम उसको एक्सपेंसेस नहीं कहते, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी साइड रखिएगा। तो यहां इसको इससे मर्ज नहीं करना है, क्योंकि इससे उसको मर्ज नहीं कर, क्योंकि जब इसको इससे मैच करोगे, मर्ज करोगे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए अभी एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इस चीज को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, एकदम अभी उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत हद तक तुमको लगेगा कि ये तो एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंसेस दिखने लगेगा। इसलिए उन चीजों को अभी एकदम सामने लाना ही नहीं, हमको सिर्फ यह समझना है कि एक्सपेंडिचर को हम कितने ग्रुप में क्लासिफाई कर पाए, हमको यहां पे यही चीज समझना है। देखो कह रहा मेनली एक्सपेंडिचर may be classified into three categories। एक्सपेंडिचर को हम कुल मिलाकर तीन अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एक्सपेंडिचर होता है एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा आपको यहां मिल रहा है कौन सा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमारे बुक का पहला टॉपिक अभी है कि क्लासिफिकेशन हम किसका कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि खर्चा कितने टाइप का होता है।
बोला जी एक्सपेंडिचर जो होगा ये एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है, यानी एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल, एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा कौन सा वाला, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है, याद हो गया। एक्सपेंडिचर तीन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीन है। अब हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, पूरा फुल डिटेल में, जितना आप कभी नहीं सीखे पूरा फुल डिटेल में हमको कैपिटल, उसका एग्जांपल सब कुछ पढ़ना है और इसका कंडीशंस भी पढ़ना है, कुछ एक्सेप्शंस भी है वो भी पढ़ना है। देखिए जैसे ही आप बात करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको कहते होंगे, जरा देखिए तो क्या लिख रहा है। कह रहा है आपसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 year एंड विच इज नॉर्मली नॉन रेकरिंग नेचर। कह रहा आपसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो खर्च है, ये वो खर्चा है जिसके बदले में आपको बेनिफिट मिलता है कितना, 1 साल से ज्यादा। मतलब तुमको याद रखना है कि हम पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जिसका बेनिफिट, जिसका एडवांटेज हमको कितना मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। जैसे इट में भी अगर हम ये मोबाइल फोन खरीद लिए तो इस फोन को खरीदने के लिए पैसा खर्च किए कि नहीं किए, तो इस फोन को जब हम परचेज किए तो पैसा खर्च हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट कितना टाइम मिलेगा, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, कितना मिलना चाहिए, मोर देन 1 year या लेस देन 1 year। अगर मोर देन 1 year मिल रहा है इसका बेनिफिट हमको, मतलब ये एक्सपेंडिचर है लेकिन कौन सा वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हो बात। इसलिए बोला गया कि वो एक्सपेंडिचर जो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा। पता या फिर एक और लिखा है कि विच इज नॉर्मली अ नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब जनरली आपको बोला गया कि जनरली ये वो एक्सपेंसेस है जो हम नॉन रेकरिंग करते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार रिपीटेड नहीं होता, कि आज भी परचेज कर लेते हैं, 1 महीना बाद भी कर लेंगे, 2 दिन बाद भी परचेज कर लेंगे। तो नॉन रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड नहीं होता, बार बार ना हो ऐसा खर्चा। यानी ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हम क्या समझे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका पेमेंट हम एक बार किए लेकिन उसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। दूसरा बोला या दोबारा वो रिपीटेड नेचर का ना हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल बोला कि जी जैसे हम बिल्डिंग परचेज कर लिए, एक बार खरीदोगे, अगर हम लैंड परचेज कर लिए, मशीन परचेज कर लिए, फर्नीचर्स परचेज कर लिए, कंप्यूटर परचेज कर लिए, सॉफ्टवेयर भी परचेज कर लिए, तो इस तरह को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली याद रखिएगा कि हम जनरली किसी असेट को परचेज कर ले पहला, या मेरे असेट का वर्थ अगर इंक्रीज कर गया तो हम ऐसे खर्चों को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ यहां पे और है ज्ञान जो आप ले लीजिए। देखो क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड। कुछ कंडीशंस है जो आपको लगेगा कि ये रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू होने के बावजूद भी वो रेवेन्यू नहीं होता, वो कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्या क्या बोला, कुछ और शर्त है, मतलब ये दो तो याद हो गया, यानी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको कितना मिलेगा, 1 साल से ज्यादा, और दूसरा हम यहां पढ़े जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, तो ये हम यहां सीखे। लेकिन देखिए थोड़ा और डिटेल में जब पढ़ोगे तो कहेगा टू अक्वायर्ड एन असेट्स, चाहे वो टेंजेबल हो या वो इनटेंजेबल हो, यानी वो प्रॉपर्टी जो टेंजेबल हो, टेंजेबल का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर कोई भी, और इनटेंजेबल का मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बोला चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदना चाहते हैं तो मेरे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा बोला टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस,
यानी हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। तो आप कैसे बोलोगे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर गया? मान लीजिए कि हम मशीन खरीदे थे, एक मशीन खरीदे और उस मशीन पे हम हैवी एक्सपेंडिचर किए ताकि उसका परफॉर्मेंस मशीन का नई मशीन की तरह हो जाए। इसका मतलब कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लगाते हैं। इसके बाद देखो लिखा है टू अफोर्ड लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ द बिजनेस। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा है कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। इसका एक एग्जांपल आपको कैसे मिलेगा? मान लीजिए हम एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदे या हम एक सेकंड हैंड मशीन खरीदे। एक सेकंड हैंड मशीन को जब आप खरीदोगे तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा? कम होगा। आप जैसे ही उसको परचेज किए तो वो तो इसमें आ जाएगा, फर्स्ट वाले में। परचेज करने के बाद आप उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा किए ताकि उसका परफॉर्मेंस नए की तरह हो जाए। इसका मतलब है कि वो असेट परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस असेट्स को रिपेयरिंग करने पे आप हैवी एक्सपेंडिचर किए इसलिए कि अगले 1-2 साल तक अब वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तब भी वो क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा। इसी तरह अगर आपसे लॉन्ग टर्म एडवांटेज, ये तो हम ऑलरेडी यहां पढ़ चुके हैं। इसके बाद बोल रहा है इन सेटिंग द प्रॉफिट अर्निंग मशीनरी इन मोशंस। कह रहा है कि हम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये इसी चीज को पार्ट किया हम जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कुल मिलाकर देखोगे कि आपको ये चीजें हैं। अब इन चीजों को अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखिएगा तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर आप पैसा लगा रहे हो और पैसा खर्च करने के बदले में अगर इस तरह का एडवांटेज आपको मिल रहा है तो यह आपके लिए एक्सपेंसेस मानोगे कि एसेट मानोगे? तो हम बैलेंस शीट में उसको कहां ट्रीट करेंगे? उसको बैलेंस शीट में हम असेट साइड दिखाएंगे। मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, ट्रक खरीदे, पैसा खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन चूंकि इसका एडवांटेज हमको लॉन्ग टर्म मिलता है तो इसलिए हम उसको एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते। हम एक्सपेंसेस की जगह इन्हीं खर्चों को हम खर्चा नहीं मानते, इन्हीं खर्चों को हम क्या मानते हैं? असेट मानते हैं। तो देखो एक सवाल का जवाब तुमको यहां और मिलेगा कि अगर हम बिल्डिंग खरीदे, कोई अगर आपसे पूछे कि देखो मशीन खरीदे, पैसा खर्च हुआ ना, तो खर्च अगर है तो ट्रेडिंग पीएल में जाना चाहिए, लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में क्यों लिखते हैं? मोबाइल खरीदे, पैसा खर्च हुआ ना, एक्सपेंसेस है कि नहीं है, तो तुम उसको ट्रेडिंग पीएल में क्यों नहीं लिखते, बैलेंस शीट में क्यों लिखते हो? तो देखो सिंपल सा जवाब यही है कि जिस खर्चों का एडवांटेज हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं होता, वो हमारे लिए असेट ट्रीट होता है। और ऐसा हमको कौन सिखाता है? तो वो यही कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको ऐसा करने के लिए सिखाता है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों का हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद ये लिखा हुआ यहां पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जस्ट आप अपोजिट करोगे, एकदम उल्टा करोगे। बोल रहा आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? बोल रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है, विच इज इनकर्ड, जो इन चीजों में शामिल होता है। देखो पहले क्या बोला? फर्स्ट, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अब यहां अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हमने खर्च किया तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल। लेकिन अर्निंग कैपेसिटी तो मेरा है, हम उसको सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं। तो मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है ना? और प्रोडक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, यानी हम अपनी कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें जो पैसा लग रहा है वो मेरे लिए क्या हुआ? जैसे जैसे मटेरियल, स्टॉक, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब क्या है? रेवेन्यू। मशीन खरीद लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन मशीन का रिपेयरिंग करवाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोटरसाइकिल खरीद लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर,
मोटरसाइकिल को अब चलाना पड़ेगा क्योंकि खरीदे थे यूज करने के लिए, तो चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की जरूरत है ना, तो पेट्रोल डलवा दिए, तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साइकिल खरीदे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पंक्चर हो गया, अब पंक्चर से हटवाए, तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये खर्च हम क्यों कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आखिर हमने इसे खरीदा क्यों था, यूज करने के लिए। अब यूज करोगे तो भाई खर्चा होगा। एसी खरीदना क्या है आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब खरीदे क्यों थे, तुम चलाओगे, यूज करोगे तो बिजली बिल आएगा, तो बिजली बिल भरोगे, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो रोज का काम होता है। किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैरी करने के लिए जो नॉर्मल खर्चा होता है, जैसे स्टेशनरी, प्रिंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इस तरह की चीजों को आप क्या कहोगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहोगे। कह रहा है इसलिए आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप अलग तरह से डिफाइन करना चाहते हो तो कहता है आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मे बी डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज एग्जॉस्ट या कंज्यूम्ड, है ना। मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जिसको हम कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं, उसको हम पूरी तरह से कंज्यूम्ड या क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, बदले में रिवार्ड के रूप में हमको कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे किसी इंप्लॉय से काम लिए, उसको सैलरी दे दिए, तो वो हमको सर्विस दिया, उस सर्विस को हम कंज्यूम्ड कर लिए, उसके बदले हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, उसको कंज्यूम्ड कर रहे हो, उसके बदले पेमेंट कर रहे हो, तो ये क्या है मेरे लिए, ये एग्जॉस्ट हो रहा है, ये कंज्यूम्ड हो रहा कहीं ना कहीं। तो कंज्यूम्ड करने के बदले जो पेमेंट हम कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि हमारे लिए वो रेवेन्यू है। या फिर कह रहा है उसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, एक अकाउंटिंग ईयर से कम मिल रहा है, उसमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा, इसमें एक अकाउंटिंग ईयर से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे तुमको क्या दिया है, रिपेयर, है ना, या रेन्युअल्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा, ये सब चीज। तो ये आप कह सकते हो कि हमारे लिए क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब यहां पे ना एक्सपेंडिचर अगर देखोगे, हाँ, रिप्लेसमेंट एंड रेन्युअल्स है। रिप्लेसमेंट का मतलब किससे बोल रहा है, पार्ट्स, नट बोल्ट ढीला हो गया, आप खोल के फेंक दी तो दूसरा लगा लिए, ठीक है ना। तो यहां ये रिप्लेसमेंट, रिप्लेस मतलब मशीन को रिप्लेस नहीं बोल रहे हैं, देखिए लिखा रिपेयर, ठीक करना। रिपेयर करते टाइम कोई नट बोल्ट पूरा घिस गया है, तो उसको क्या करोगे, रिन्यू कर दोगे। गाड़ी का सर्विसिंग कराने का, फिल्टर खराब हो गया, तो फिल्टर क्या करो, रिपेयर, फिल्टर रिपेयर, रिप्लेस करो वहां पे। तो इन चीजों के बारे में बोल रहा हूं वहां पे, ठीक है, मशीन रिप्लेस करने के बारे में नहीं बोल रहा, इसलिए कैपिटल का पार्ट नहीं है, रेवेन्यू का पार्ट है। इसके बाद अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो हमको नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपको डिफरेंस को जरूरत होगा, बस एक नजर खाली मार लो, समझ में आएगा तुमको डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल, रेवेन्यू, देखो सबसे पहले लिखा बेनिफिट। कैपिटल का बेनिफिट कितना मिलता है, ठीक है ना। जहां बोला बेनिफिट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहां क्या होगा, मोर देन 1 ईयर। जबकि रेवेन्यू का बेनिफिट क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाता है, 1 साल से अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। बोल रहा है पर्पस, ठीक, पर्पस क्या होता है, तो अगर हम कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करना चाहते हैं तो उस टाइम में इसका जनरली पर्पस होता है मेरा। जबकि इसका पर्पस कब होता है, नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट करने में, उसको कंडक्ट करने में हम एक्सपेंसेस करते हैं। इसके बाद रेकरेंस होता है, बोल रहा है इट इज नॉर्मली, है ना, रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है रिपीटेड, और नॉन रेकरिंग का मतलब रिपीट नहीं हो, तो ये रिपीट नहीं होने का होता है। तो रिपीट हो सकता है, लेकिन इन जनरली जब हमने परचेस किया तो दोबारा हम कम करेंगे, उस टाइम में वो रिपीटेड नहीं हो सकता है कि हमको इमीडिएटली जरूरत पड़, जैसे मान लीजिए हम एक मशीन खरीदे, तो हम जब एक मशीन खरीदे तो इस ईयर का सोच के खरीदे, अचानक से मेरी फैक्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ गया, तो हो सकता है हमको दोबारा और खरीदना पड़ जाए।
ये अलग सिचुएशन है। लेकिन जब हम एक मशीन खरीद रहे थे उस टाइम पे मेरा इंटेंशन नहीं था कि हम और जल्दी खरीद लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। तो यहां पे बोला ये तो हमेशा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जबकि ये हमेशा यूजुअली क्या होता है, रेकरिंग मतलब रिपीटेड नेचर का ही होगा। हमको पता है कि इस महीने सैलरी पे किए तो अगले महीने भी पे करना पड़ेगा, बिजली बिल इस महीने आया तो अगले महीने भी आएगा, मतलब ये रिपीटेड है। कोई पंखा खरीद लिए, एक बार खरीदोगे, बिजली बिल कितनी बार भरोगे, हर बार भरोगे जब तक यूज करोगे। तो ये हो गया मेरा पंखा खरीदना नॉन रेकरिंग, और ये मेरे लिए क्या हो गया, बिजली बिल भरना रेकरिंग नेचर का है। इसके बाद बोल रहा है इम्पैक्ट, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि ये अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता, उसको सिर्फ क्या करता है, मेंटेन में काम आता है। इसके बाद बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम सबको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारे लिए वो क्या कर रहा है, असेट्स इंक्रीज कर रहा है, तो हम बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे कहां पर, असेट साइड में। और इसको शो कहां करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उस टाइम में इशू होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हम उसको मानते हैं। तो एक्सपेंसेस का काम ट्रेडिंग पीएल में और असेट का काम कहां पे होता है, बैलेंस शीट में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो जुगाड़ तंत्र है सबसे बड़ा, वो यहीं से है मालिक। कभी कभी कुछ कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। मतलब क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि यार ये तो रेकरिंग है, या तो ये तो रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, लेकिन जब आप आंसर चेक करोगे तो बन जाएगा वो कैपिटल। तो कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कब होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाए। देखिए उसके लिए क्या दिया, बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी कभी हो जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट क्या बोला, देखिए बोला कुछ एग्जांपल है जो आपके सामने दिया है। कह रहा रिपेयर्स, पहला कंडीशन रिपेयरिंग, दूसरा कंडीशन क्या है, वेजेस, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रेट एंड कैरीज, इसी तरह से इंटरेस्ट पर है, फिर आपका रॉ मटेरियल और स्टोर कंज्यूम पर है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर है। यानी ये जो आप येलो टिक देख रहे हो, इन सब चीज पे हम लोगों को पहले एक एक करके याद करना है कि कब ये कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल बन सकता है। देखिए सबसे पहला शर्त लिखा रेवेन्यू, तो रिपेयर्स, रिपेयर इन जनरल क्या होता है, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू होता है। लेकिन अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे, एक साइकिल खरीदे, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदे, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के बाद हम उसका टायर ट्यूब रिम चेंज कर दिए, ताकि उसका परफॉर्मेंस अब अच्छा हो जाए, और उसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा कि शॉर्ट टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो मेरे लिए क्या बन गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। मान लीजिए कि हम एक नई साइकिल खरीदे और चलाने के बाद कुछ दिन में उसमें कुछ खराबी हो गया, हम उसको ठीक कराएं, अब ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो है तो रिपेयरिंग दोनों जगह। एक जगह रिपेयरिंग को हम कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी जगह नई साइकिल खरीदने के बाद हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आखिर क्या चक्कर है भाई, ऐसा क्यों, देखिए क्या बोला, इसलिए यहां पे रिपेयर का कंसेप्ट दिया, पहला कंडीशन लिखा रिपेयर। तो बोला इट इज यूजुअली अ रेवेन्यू, हमेशा हम जनरली अगर सिर्फ रिपेयर लिख दे क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा हुआ रिपेयर लेकिन शर्त नहीं लिखा हुआ, कंडीशन कुछ नहीं, मतलब रिपेयरिंग क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ नहीं लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है। बट रिपेयर्स टू मेक अ सेकेंड हैंड असेट्स रेडी फॉर यूज विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम किसी असेट को परचेज करते हैं और हम उस पर खर्च करते हैं ताकि उसको हम इस्तेमाल के लायक बना सकें, समझ रहे हो बात। यानी जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज किए और परचेज करने के बाद हम उसको अपने इस्तेमाल के लायक बना सके, तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए वो उस टाइम में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करके उसको यूज करने लगे और उसके बाद अगर हम उस पर कोई खर्च कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए कैपिटल नहीं होता, वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मैं आपको बोले ना भाई, नया साइकिल खरीदो,
रिपेयरिंग करा दो, तो वो रेवेन्यू है। लेकिन पुराना साइकिल खरीदे, पूरी तरह से खटारा था, क्या वो यूज के लायक था? तो आपने उसमें पैसा खर्च किया ताकि वो यूज के लायक हो सके, तब वो क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यूज आप लेना चाह रहे थे उसको। इसके बाद देखो वेजेस, बोल रहा है जनरली वेजेस क्या होता है? रेवेन्यू होता है, मजदूरी है, हर बार खर्च करेंगे। लेकिन बोल रहा है इसी वेजेस का पेमेंट अगर हम करते हैं, क्यों करते हो भाई? तो इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी और कंस्ट्रक्ट अ न्यू मशीनरी विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोल रहा है आपसे कि एक मशीन खरीदे, मशीन को लाने में, उसको फिटिंग करने में अगर हम किसी तरह मजदूरी दे दिए, तो वो मशीन के कॉस्ट के साथ वो मजदूरी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, है ना? डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू क्या होता था? कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस कैरिज प्लस फ्रेट प्लस वेजेस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ग्रीसिंग ओवरऑलिंग, सब था ना? तो हम इन सबको ऐड क्यों करते थे? याद करो डेप्रिसिएशन चैप्टर में। यानी हम बोले थे कि देखो कोलकाता से एक मशीन खरीदे, उसको लेकर आए, उसका भाड़ा उसमें जोड़ दो, अनलोडिंग कराए ऐड कर दो, फिटिंग कराए उसमें जोड़ दो, ग्रीसिंग कराए उसमें जोड़ दो, इज इक्वल टू यही होता था टोटल कॉस्ट। तो क्यों टोटल कॉस्ट कहलाता था उस टाइम में? क्योंकि एक्चुअल में वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ? ऐड होते चला गया। इसीलिए हम जनरली वेजेस, अगर सिर्फ वेजेस लिखा रहे तो ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन इस वेजेज का पेमेंट हमने किया कब? जब हम एक नई मशीन परचेज किए, उसके फिटिंग में, उसके ढुलाई में, अगर हम उसके किसी भी तरह की चीज में फिटिंग में खर्च कर दिए, तो वो मेरे लिए कैपिटल कहलाने लगेगा। लीगल एक्सपेंसेस देखो लिखा हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस भी जनरली क्या होता है? रेवेन्यू होता है। लेकिन कहता है आपसे एक्सपेंसेस इनकर्ड in connection with the purchase of fixed assets is a capital expenditure। आप कहेगा ऐसे कैसे हो गया? जैसे देखिए जमीन खरीदे, जमीन का रजिस्ट्री फीस देते हो कि नहीं देते हो? तो जमीन खरीदे 5 लाख का सपोज कीजिए, 10% रजिस्ट्री फीस लगता है 50,000। तो जमीन का जो रजिस्ट्री फीस दिए, आप उसको क्या बोलोगे? लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस क्या मानोगे अब? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपने वो पैसा खर्च किया। अब प्रॉपर्टी का बेनिफिट अगर लॉन्ग टर्म मिल रहा है, तो उस पर किया गया खर्चा भी क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप अगर कोई एफिडेविट बना रहे हैं, कोई एफिडेविट बना रहे हैं, कोई स्टैम्प खरीद लिए हम लोग कोर्ट से, उसका बेनिफिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल खर्चा माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए मेरा एक किराएदार था, हम उसको घर किराए पे दे रहे थे, तो जनरली पर्सनल जो होता है ये चीज, किराया 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। तो मान लीजिए कि हम किसी से 11 महीना का एग्रीमेंट किया और किसी किराएदार को रूम किराए पे दे दिया। लीगल एक्सपेंसेस है कि नहीं? अभी कोर्ट से काम हुआ, लीगल एक्सपेंसेस है। लेकिन क्या वो मेरे असेट्स के वर्थ को इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं। तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी किराएदार को अगर हम 3 साल के लिए भी भाड़े पे दे दिए, उसके लिए भी हम एग्रीमेंट बनाए, तो मेरे लीगल चार्जेस है, लीगल एक्सपेंसेस है। लेकिन उस लीगल एक्सपेंसेस का बेनिफिट क्या मेरे एसेट्स को बढ़ा रहा है? मेरा क्या प्रॉपर्टी को बढ़ा दे रहा है? वो जस्ट क्या है? एक्सपेंसेस है, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन कौन सा? बार बार, क्योंकि जैसे वो किराएदार खाली करेगा हमको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो किराएदार खाली ना भी करे तो उसको हमको रिन्यू करना होगा, फिर वो खर्चा होगा। मतलब मेरे लिए क्या है? वो रेवेन्यू है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लीगल एक्सपेंसेस जो मेरी प्रॉपर्टी का वर्थ इंक्रीज कर रहा है, तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहलाएगा? जब हम पैसा खर्चा कर रहे हैं लीगल चार्जेस। क्यों खर्च कर रहे हो? प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए। तब वो मेरे लिए लीगल चार्जेस बन जाएगा कैपिटल। लेकिन वो लीगल चार्ज जो हर बार होगा, तो उसको हम कभी भी लीगल एक्सपेंसेस को, लीगल एक्सपेंसेस तो है लेकिन उसको कैपिटल नहीं बोल सकते। जनरली जो इंटरेस्ट ऑन लोन है मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन बोल रहा है कि सच इंटरेस्ट पेड, कुछ इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क और बिल्डिंग
will be a example of capital expenditure. जनरली हम इंटरेस्ट पे किए, लोन लिए, मान लीजिए कि हम बैंक से लोन लिए तो हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। जो लोन का अमाउंट है उससे हम स्टॉक खरीदे तो इंटरेस्ट का पैसा रेवेन्यू ट्रीट करोगे कि कैपिटल? फिर से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बैंक से लोन लिए, ठीक, मान लो 10 लाख, तो बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो बदले में हम बैंक को क्या देंगे? इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट। अब उस लोन के अमाउंट का हम कर क्या रहे हैं उस पर डिपेंड होता है कि हम रेवेन्यू मानेंगे कैपिटल मानेंगे। तो उस लोन के पैसे का क्या कर रहे हो? अगर उस लोन के पैसे का आप स्टॉक खरीद रहे हो तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि स्टॉक आपके लिए रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, तो वो रेवेन्यू होगा। लेकिन लोन के पैसे से बिल्डिंग बना लिया तो आप देखो रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। समझ में आया बात? तो जनरली इंटरेस्ट हमारे लिए होता है रेवेन्यू, लेकिन अगर उस लोन के पैसे का हम क्या कर रहे हैं, उस लोन के पैसे का पेमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उससे अपना कैपिटल बना लिए, असेट बना लिए, तो इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी तरह से रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, जनरली देखो लिखा रॉ मटेरियल ना, तो रॉ मटेरियल हमेशा क्या होता है? रेकरिंग नेचर का होता है। लेकिन क्या बोला है बट इफ कंज्यूम्ड, है ना, इन मेकिंग ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स दे विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपका दुकान था सीमेंट का, छड़ का, तो आपके दुकान में वो सीमेंट वो छड़ रेकरिंग कि नॉन रेकरिंग? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने उसी सीमेंट और उसी छड़ से अपने ही दुकान के लिए एक बिल्डिंग बनाया, एक शॉप तैयार किया, तो है तो आप ही, लेकिन आपके लिए क्या कहलाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाने लगेगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जनरली एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, नहीं होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जनरली एडवर्टाइजमेंट हम क्या करेंगे? हर साल करेंगे। कंपनी एडवर्टाइजमेंट कब बंद कर देती है जरा बताओ? जियो इतनी फेमस कंपनी है, ऑलमोस्ट हर घर के लोग जानते हैं उसको, फिर भी आप देखिएगा हर जगह एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बैनर लगा होता है, क्या लगा हुआ उसको सबको पता है भाई, लेकिन करती है नहीं कंपनी खर्च। तो जनरली क्या होता है कि हर कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक बजट होता है कि इतना पैसा हमको एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में खर्च करना है, क्योंकि अगर वो खर्च नहीं करेगा तो वो कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी है, आज उसका नाम बहुत है। क्यों नाम बहुत है? क्योंकि वो खर्च कर रहा है इसलिए उसका नाम है। लेकिन अगर वो खर्च करना बंद कर दे और दूसरा कोई कंपनी आए और वो अगर एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर ले तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का नाम धीरे धीरे करके कम होगा। इसलिए हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत एक बजट होता है, एनुअल बजट, उसमें से वो पैसा खर्च करेगा ही करेगा। तो जनरली जो बजट उसके अंदर है जिसमें वो पैसा खर्च कर रहा है तो वो उसके लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मान लीजिए कि किसी कंपनी का स्टार्टअप हुआ, कंपनी शुरू हुई अभी नया नया, तो आपको क्या लगता है कि उतना ही खर्च जितना हर बार वो करता है उतना ही करता है कि नया कंपनी? जब एक नया नया कंपनी लॉन्च होगा भारत में देखिएगा तो वो क्या करता है? हैवी एक्सपेंडिचर करता है ऑन एडवर्टाइजमेंट, ताकि जल्दी से जल्दी कम समय में, उतना वेट करने का उसको टाइम नहीं, कम से कम समय में वो अपना गुडविल इंक्रीज करना चाहता है। क्योंकि जैसे ही बाजार में मेरा नाम बनेगा लोग मेरा प्रोडक्ट क्या करेंगे? खरीदना शुरू करेंगे। टीवी में कोई नया कंपनी आया और टीवी में अगर एक बार एडवर्टाइज दिया और छोड़ दिया, क्या कस्टमर उधर झांकेगा? लेकिन आप ही सोचिए कि कोई एडवर्टाइजमेंट, नई नई कंपनी अभी लॉन्च हुई और चाहे तुम न्यूज देख रहे हो, चाहे तुम सीरियल देख रहे हो, चाहे तुम गाना सुन रहे हो, तुम कोई भी चैनल लगा रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो, न्यूज़पेपर देख रहे हो, मैगजीन देख रहे हो, सड़क पे घूम रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आपको चारों तरफ एक ही कंपनी दिखेगा। इसके बाद जरा सोचिए क्या होगा? आपको मन में करेगा नहीं यार एक बार यूज कर ही लेते देखे कैसा है। इसका मतलब है कि वो शॉर्ट पीरियड में अपना गुडविल इंक्रीज करना चाह रहा है। अब गुडविल क्या होता है? असेट होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि कम समय में हम अपना गुडविल इंक्रीज कर लें, तो इसका मतलब कि ये पैसा खर्च क्यों कर रहे थे? गुडविल अर्न करने के लिए। अब गुडविल कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन इन जनरल जो मेरा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अगर हम उतना ही कर रहे हैं तो मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये कुछ शर्त है जब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कन्वर्ट किसमें हो जाता है? मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है। आज वाले क्लास में देखना है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं।
जैसा कि देखो तुमको यहाँ नाम के साथ ही क्या दिख रहा है कि डेफर्ड है, लेकिन उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसका जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं किसकी तरह होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होगा, लेकिन एक्चुअल में ये रेवेन्यू नहीं है। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो हम उसको देखें, पहले उसे शॉर्ट समराइज तरीके में समझ लो। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट कितना मिलता है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, जिसका एडवांटेज आपको शॉर्ट टर्म मिलता है, रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है ना, मेंटेनेंस पे लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने लगता है, जिसके वजह से आपका कैपिटल भी इंक्रीज नहीं करता, असेट भी इंक्रीज नहीं करता, आप उसको असेट्स भी नहीं बोल सकते। मतलब ना तुम अपनी भाषा में कह सकते हो कि ना ही ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है और ना ही ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, जिसमें दोनों का लक्षण दिखे। यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका नेचर कैपिटल की तरह हो, लेकिन कैपिटल का नेचर जब हम देखने जाएंगे तो कैपिटल में क्या होना चाहिए, असेट भी होना चाहिए, लेकिन वो असेट्स भी ट्रीट नहीं होता है। मतलब ना वो रेवेन्यू रहा और ना ही हम उसको कैपिटल भी कह पाएंगे। तो उसमें बीच का जो तुमको ऑप्शन दिख रहा है, हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखो डेफर्ड रेवेन्यू किसको बोलता है, देखो अगर जैसे शुरुआत करोगे, कहता था बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड इन द ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमको मिलता है एक साल से कम के लिए, जिसको हम बड़ी इजीली क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। कब, एक साल के अंदर अंदर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये रेवेन्यू कहलाएगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू तो नहीं है, ये रेवेन्यू हो गया। कहता है आपसे विच सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड but there are some revenue expenditure whose benefit extend over a number of year। कहता है कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो है तो वो छोटा मोटा खर्च, लेकिन उसका बेनिफिट हमको किसकी तरह मिलता है, कैपिटल की तरह। मतलब नंबर ऑफ ईयर, मतलब उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है, एक साल से ज्यादा के लिए मिलना शुरू होता है। मतलब है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है, वो कैपिटल की तरह मिलना शुरू हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म मिलना शुरू होता है। कहता है इस तरह के एक्सपेंसेस को हम, है ना, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह के एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर कहां करेंगे, तो जब आपको बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा तो यूजुअली आप उसको ट्रांसफर कहां करते हो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। आप अभी तक क्लास 11 से लेकर अभी तक आप कई बार देखे होंगे बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट के असेट साइड में यहां देखिएगा लिखता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कभी आप सोचिए कि बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट्स में लिखता है एडवर्टाइजमेंट और साथ साथ लिख देता है एक्सपेंसेस। अरे भाई जब एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट में लिखो ना। तो एक तो तुम कह भी रहे हो कि एक्सपेंसेस है, अब पीएल अकाउंट में नहीं लिख करके एक्सपेंसेस को कहां लिख रहे हो, बैलेंस शीट में लिख रहे हो। इसका मतलब है कि इस एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं कर रहे हो, इस एक्सपेंसेस को आप ट्रीट क्या कर रहे हो, असेट्स ट्रीट कर रहे हो। तो आखिर एक्सपेंसेस को असेट्स क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक्सपेंसेस नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बस आपको याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलता है, वो मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको पीएल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का तो है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म मिलने लगता है। तो ऐसे में हम, वो रेवेन्यू तो है लेकिन रेवेन्यू का नेचर नहीं रखता, नेचर खत्म हो जाता है, नेचर उसका किसकी तरह दिखेगा, कैपिटल की तरह दिखने लगेगा। यानी खर्चा रेवेन्यू है लेकिन उसका नेचर किसकी तरह है, कैपिटल की तरह है, लेकिन प्योर कैपिटल भी नहीं है। तो ऐसे में हम उसको ट्रीट क्या करेंगे, तो ऐसे में हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एज्यूम कर लेते हैं। कि हम आपको क्या बोले कि मान लीजिए कि हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किए। जनरली अगर हम एडवर्टाइजमेंट बोलते थे
तो एडवर्टाइजमेंट क्या है मेरे लिए? एक्सपेंडिचर है। आप देखे होंगे क्लास 11 के ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में हम लोग हमेशा लिखते थे एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड पीएल अकाउंट में। अगर आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसको ट्रीट कर रहे हो कि हम उतना ही खर्च किए कि अगली साल हम फिर करेंगे। लेकिन हम क्या बोले कि अगर उसी एडवर्टाइजमेंट को अगर आप हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, पहली बार नया नया कंपनी शुरू किए, बजट से ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर दिए, अब आप बताइए ये रेवेन्यू के नेचर का है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हम पीएल अकाउंट में लिखते थे, लेकिन इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने लगा? लॉन्ग टर्म तक मिलने लगा, क्योंकि आपने हैवी एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ये क्या ट्रीट होगा? ये असेट्स की तरह ट्रीट होगा। लेकिन क्या उसको बेचकर आप कुछ रिकवर कर सकते हो? तो ऐसे में वो असेट्स भी नहीं है, मतलब ना वो रेवेन्यू रहा और बेच के कुछ हम रिकवर भी नहीं कर सकते, तो वो असेट्स भी ट्रीट नहीं हो रहा। तो आखिर ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या ट्रीट करेंगे? तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू, यानी डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब हमको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि देखो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब कि एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा खर्च कर दिए उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलने लगा। लेकिन जब हम सोचे कि शायद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो भाई उसका असेट्स भी तो होना चाहिए ना, उसका रिकवरी भी तो होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि यार हम उसको बेच के कुछ रिकवर भी नहीं कर सकते, मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो रेवेन्यू रहा और ना ही वो कैपिटल बना, दोनों के बीच में जाके फंस गया। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डेफर्ड रेवेन्यू का कुछ एग्जांपल आपको यहां दिख रहा होगा। सबसे पहले बोला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलोगे? ना बिल्कुल नहीं, कंपनी को बनाने के पहले हम क्या खर्च है ना। कंपनी को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके इनकॉर्पोरेशन पे जो खर्च होता है, उसके रजिस्ट्रेशन पर जो खर्च होता है, उसको क्या बोलोगे एक शब्द में आप? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। गुडविल इंक्रीज करने में जो पैसा खर्च किए उसको बोलोगे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी के प्रमोटर का पेमेंट हो, कंपनी का गुडविल इंक्रीज करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको एक शब्द में बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम कंपनी नहीं चलाएंगे तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस आ जाएगा? जो गुडविल क्रिएट करने के लिए पैसा दिया था वो वापस हो जाएगा? कुछ होगा रिटर्न? तो आप देखोगे कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना कैपिटल नेचर का है क्योंकि कुछ रिटर्न हो नहीं रहा, और रेवेन्यू नेचर का है नहीं क्योंकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। तो ऐसे में फंस गए आप कि जहां आप धर्म संकट में फंस जाओ कि यार ये रेवेन्यू भी नहीं लग रहा, कैपिटल भी नहीं लग रहा, जहां ना रेवेन्यू लगे ना कैपिटल लगे, तो ऐसी स्थिति में वो बीच का रास्ता तय करेगा डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे देखो ब्रोकरेज दिए ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू और डिबेंचर इशू करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस शेयर या डिबेंचर को इशू करने के लिए ब्रोकरेज दिया है, तो ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये एक्सपेंसेस होता है कि एसेट्स होता है? पीएल अकाउंट में लिखते थे हम, हमेशा याद रखें कि ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, ये सब हम कहां लिखते हैं? तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन ये ब्रोकरेज, ये डिस्काउंट, ये कमीशन आपने क्यों दिया? इसलिए कि शेयर्स मेरा बिक जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। तो शेयर और डिबेंचर को इशू करके जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो इसका बेनिफिट कितना मिलेगा? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? क्या शेयर और डिबेंचर कभी शॉर्ट टर्म के लिए बिकता है? तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। इसका मतलब कि शेयर और डिबेंचर को बेचने के लिए जो ब्रोकरेज आपने दिया, इसका भी बेनिफिट किसकी तरह मिलेगा? लॉन्ग टर्म मिलेगा। यानी शेयर को बेचे लॉन्ग टर्म बेनिफिट, डिबेंचर इशू किए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और इनको इशू करने के लिए ही हमने ब्रोकरेज दिया। इसका मतलब इसका बेनिफिट भी कैसा मिल रहा है? लॉन्ग टर्म मिल रहा है। लेकिन ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, कमीशन, ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू नेचर होता है। यानी आपको क्या दिख रहा है कि बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस कौन सा है? रेवेन्यू है। इसका मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो लेकिन एक्सपेंसेस कौन सा हो? रेवेन्यू हो। तो मतलब क्या बन जाएगा? ये वाला डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखो डिस्काउंट हम किए, हालांकि शेयर को अब डिस्काउंट में इशू तो नहीं किया सकता, लेकिन डिबेंचर को तो इशू किया सकता ना। तो अगर हम डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है।
तो जनरली हम डिस्काउंट को कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड लिखते हैं ना, लेकिन यहां डिस्काउंट हम किसके लिए दे रहे हैं, डिबेंचर को इशू करने के लिए। तो आप सोचिए डिबेंचर अगर हम इशू किए 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू कर दिए, तो 10 रुपए का हम क्या दिए, डिस्काउंट। इस 90 रुपया को कितने दिन तक यूटिलाइज करोगे, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, तो 90 रुपया का यूटिलाइजेशन लॉन्ग टर्म हुआ। इसका मतलब कि ये डिस्काउंट भी हमने किसे दिया था, इसको रिकवर करने के लिए। तो डिस्काउंट का नेचर भी किसकी तरह दिखने लगा आपको, लॉन्ग टर्म तक दिखने लगा। लेकिन डिस्काउंट एक्चुअल में कौन सा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू, हर बार का खर्च है, रोज का खर्चा है ये। तो एक्चुअल में ये डिस्काउंट मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम इसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन चूंकि इसका बेनिफिट इसके साथ जुड़ गया और हमको बेनिफिट इसका लॉन्ग टर्म मिलने लगा, इसलिए वो अब ना कैपिटल रहा ना रेवेन्यू रहा, तो बन गया क्या, ये डेफर्ड रेवेन्यू। इसी तरह से हैवी एडवर्टाइजमेंट देखिए लिखा हुआ है, अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होगा तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमने उसी एडवर्टाइजमेंट ऊपर खर्च कितना किया, बहुत ज्यादा कर दिया, लेवल से ज्यादा, तो उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। बैलेंस शीट में अभी बाबू हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मान लीजिए हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हैवी खर्च कर दिए, मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, तो रिकवर कर लो, कुछ होगा तो नहीं हो सकता। इट में भी बंद हो गया, रिकवरी कुछ होगा, इसका ऑक्शन हो सकता है, नीलामी हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर या इस तरह का खर्चा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू। बाकी आपके मन में जितना सवाल हो रहा है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो सारा प्रॉब्लम यही सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल में फिर क्या करेंगे, उस समय सीखेंगे ना जो भी प्रॉब्लम आता रहेगा। एडवर्टाइजमेंट और हेवी एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू और कैपिटल में कितना डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। जब आप, अरे तरीका, कंपनी जब शुरू कीजिएगा तो कैसा एडवर्टाइजमेंट करते हो, थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं, तो पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कौन कंपनी आया। कोई भी कंपनी शुरू कीजिए, एक नमक आया था दांडी नमक कुछ साल पहले, आप कहीं भी उठा के देख लो, कुछ साल पहले, अभी कुछ दिनों पहले इमामी का डबल बुल सीमेंट आया था। कहीं दीवार पे देखिएगा वहीं पेंटिंग किया, वह न्यूज़पेपर पलटोगे वहीं देगा, मैगजीन देखोगे वहीं देगा, टीवी खोलोगे वहीं देगा, हर जगह तुमको वही दिखेगा, डबल बुल सीमेंट। तो बहुत हैवी खर्च कर रहा था, तो क्या अभी भी उतना खर्च कर रहा है क्या, क्यों नहीं कर रहा अब, क्योंकि अब जो है, अब वो ट्रेड कैसे कर रहा है, अपने आप को रेवेन्यू ट्रेड कर रहा है। उस समय अपने आप के लिए क्या कर रहा था, वो एफर्ट लगा रहा था ज्यादा, तो उस समय क्या ट्रेड कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे एसेट्स ट्रेड कर रहा होगा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट क्या है। तो देखिए रिसीप्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, हम इसको भी दो ग्रुप में बांटेंगे। तो रिसीप्ट हमारे लिए कौन सा हो गया, कैपिटल रिसीव, और सेकंड वन आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू रिसीव। यहां पे भी सेम कंसेप्ट लगा देना, कैपिटल रिसीव मतलब पैसा मिल तो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैसे, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक मिल रहा है, लंबे समय तक मिल रहा है तब तो होगा ही नहीं कैपिटल रिसीव, है ना, तब तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड हो जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म असेट को बेचकर अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। और इनकम का वो सोर्स जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, बार बार होने वाला है, तो उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है ना। यानी मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रक आपके पास था, तो जब आप इसको खरीद रहे थे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, तो जब आप इन प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे थे उस टाइम पे ये आपके लिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी को आप बेच के पैसा रिकवर कर लिए तो एक्सपेंडिचर के बदले इनकम हो गया। तो कौन सा इनकम हो जाएगा अभी, कैपिटल रिसीप्ट हो गया या कैपिटल इनकम हो गया। और बार बार होने वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो बार बार होने वाला इनकम आपके लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ज्ञान ले लो इस पे, देखो क्या लिखा पड़ा है। खैर आपसे कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट may be defined as the receipt which arise out of some casual or non recurring transactions। casual का मतलब क्या हो रहा है, कोई
वन टाइम इनकम, कोई एक बार मिलने वाला इनकम, या फिर आपसे कह रहा है कि वो नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन से होना चाहिए। नहीं, ऐसा ट्रांजैक्शन जो कभी कभार हो, दोबारा रिपीट होगा कि नहीं इसका कोई चांस नहीं। हमको इस जगह से अगर पैसा मिल रहा है तो हम कहेंगे उसको कि हमारे लिए वो कैपिटल रिसीव है। जनरली हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी असेट्स को सेल करते हैं तो उससे होने वाला जो इनकम है उसी को हम कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। इन जनरल हमेशा यही होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो, बोल रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। बिजनेस में उसके ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा आया, कितनी बार आएगा? एक बार। इन केस अगर जरूरत पड़ा तो वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा, वो भी दोनों, उसके लिए क्या हो गया? कैपिटल। इसके बाद बैंक लोन से हमने फंड रेज किया, बैंक लोन ले लिया हमने, तो बैंक से लोन लोगे, रोज तो नहीं ले सकते, लेकिन इनकम तो है, भले लायबिलिटी बढ़ जाए, इनकम तो है। इसके बाद पैसा हमने रिसीव किया किसी कंपनी से, कैसे? तो शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके। इसी तरह से कोई प्रीमेच्योर टर्मिनेशन है किसी अग्रीमेंट का, उसके कंपनसेशन से, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? कंपनसेशन ऑन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एन, है ना, अग्रीमेंट, और एजेंसीज भी हो सकता है यहां पे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप मेरे एजेंट हो, हम कंपनी है, तो आपको हम एजेंसी दिए थे। अब मेरा और आपके बीच कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हुआ होगा। अब अग्रीमेंट आप तोड़ रहे हो, हम नहीं, तो आप अगर अग्रीमेंट तोड़ रहे हो तो कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। तो कंपनसेशन मेरे लिए कितनी बार मिलेगा? एक बार। हाँ, ये हो सकता है कि कोई और एजेंट उस अग्रीमेंट को तोड़ ले तो फिर से ले ले, लेकिन इस बात का श्योरिटी तो नहीं ना है कि अगली बार रोज रिपीट होता रहेगा। तो दो पार्टी के बीच अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और दूसरी पार्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के वजह से जो कंपनसेशन हम रिसीव कर रहे हैं वो भी आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसीव की तरह काम करेगा। इसी तरह से आप और भी LIC पॉलिसीज वगैरह है, उसकी मेच्योरिटी से जो पैसा आपको मिला है, LIC का मतलब यहाँ LIC ही नहीं है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब आप कंप्लीट कर लेते हो टाइम, तो टर्म कंप्लीट करने के बाद जो पैसा मिलता है तो आप उसको मेच्योरिटी बोल सकते हो। लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज रिसीव्स। लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज मतलब होता है वसीयत। आपको पिताजी, अपने सीनियर, अपने जो ओनर होंगे प्रॉपर्टी से, उनके वसीयत के रूप में अगर आपको कुछ मिल जाए, तो इन चीज़ों को हम लोग नाम क्या देते हैं? कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये सब मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब देखो, कुल मिलाकर अब हम लास्ट टॉपिक पर हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हो? देखिए, साफ साफ कह रहा है, जानते तो हो, समझ तो गए होंगे सब ऑलमोस्ट। बोल रहा आपसे, रेवेन्यू रिसीप्ट मे बी डिफाइंड एज द रिसीप्ट विच अराइज फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। पहले ये देखना कि हमारा बिजनेस क्या है, क्योंकि हर किसी के बिजनेस का इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं हो सकता, है ना। मेरा कैपिटल इनकम आपके लिए रेवेन्यू हो सकता है, आपका रेवेन्यू किसी के लिए कैपिटल हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो ट्यूशन फीस मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू इनकम है। अगर किसी का सब्जी का दुकान है तो सब्जी बेचना ही उसके लिए क्या है? रेवेन्यू इनकम है। समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हो तो उसके लिए क्या है? वही रेवेन्यू का आइटम है। समझ रहे हो बात? अब किसी का टीवी फ्रिज का दुकान है और टीवी फ्रिज बेच दिया तो उसके लिए कैपिटल रिसीप्ट थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे टीवी फ्रिज खरीद लिया और उसके बाद आप अगर बेच दे रहे हो तो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो कैपिटल रिसीप्ट बन जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि फर्क सिर्फ यहाँ क्या है? असेट्स और गुड्स का फर्क है। अगर टीवी फ्रिज AC कूलर का दुकान ही है तो उसके लिए तो स्टॉक है, तो उसके लिए तो वो रोज का बिजनेस है। इसका मतलब अगर वो उसको सेल कर रहा है तो वो उसके लिए कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप खरीद लिए, अब आप बेच दिए तो तुम्हारे लिए वो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो हमको पहले डिपेंड करेगा, तो हमको क्वेश्चन देख करके पहले ये देख लेना है कि मेरा बिजनेस का एक्टिविटी कैसा, हम क्या करते क्या है। अगर आप मोटरसाइकिल खरीद लिए और उसको बेच दिए
तो आपने खरीदा और उसके बाद बेच दिया, तो आपके लिए कौन सा रिसीव है? कैपिटल रिसीप्ट है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कैपिटल गुड्स है जिसको आप सेल कर रहे हो। लेकिन इसी मोटरसाइकिल को उस शोरूम वाले ने जब आपको बेचा तो आपके लिए वो कौन सा है? तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, क्योंकि ये तो रोज का काम है उसके लिए। तो हम जब भी यहां पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट, देखिए इसलिए लिखा बहुत अच्छे से कि रेवेन्यू रिसीप्ट मे बी डिफाइंड एज द रिसीप्ट विच अराइज आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। पहले ये देखना है कि आपके बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, आपके बिजनेस का रोज का काम क्या है, पहले वो देख लो। और आपके बिजनेस के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी है जिसके लिए आप इनकम ऑफ सोर्स यूज करते हो, वही आपके लिए रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया। अब जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड है, कंपनसेशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक परचेज सेल किए उससे जो भी पैसा आपको मिला या कंपनसेशन मिला वो आपके लिए यहां पे रेवेन्यू रिसीप्ट है। बुरा कंपनसेशन हुआ है लॉस या नहीं तो प्रॉफिट के रूप में, या फिर कह रहा है गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हो तो, या फिर इनकम हो रहा है कैसे, वेस्टिंग असेट्स लाइक, है ना, माइंस वगैरह, इससे हो रहा है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग कहते हैं। अब देखो इसका अकाउंट, हाँ बोलिए, देखो क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स किसको बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट्स को, जो धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम वो यूटिलाइज होते होते धीरे धीरे करके क्या होता है, खत्म होते चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं, है ना। जैसे माइंस, जैसे जैसे आप यूज करोगे, सपोज कीजिए माइंस किसका है, मालिक कौन है माइंस का? कोई भी माइंस हम बोल सकते हैं, कोल माइंस हो सकता है और कोई भी माइंस, किसी भी माइंस का मालिक कौन होता है? ओनर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर आपको लीज पे दे दिया कि आप वहां से कोयले का खदान है, कोयला निकालो और बेचो, तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा रेवेन्यू ट्रेड करोगे? कैपिटल होगा। क्या है उसके लिए? पूरा पूरा खदान, कोयले का खदान सरकार का, सरकार ने आपको लीज पे दे दिया, आप कॉन्ट्रैक्टर और ठेका ले लिए कि कोयला से खोद खोद के निकाल के बेचेंगे, बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है ना। तो बदले में रॉयल्टी मिले, रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या होता है कि जितना आउटपुट करोगे, जितना प्रोडक्शन करोगे, उस पर सरकार एक रेट रख देगा, प्रोडक्शन इंटू रेट इज इक्वल टू रॉयल्टी, क्योंकि वहां रेंट नहीं मिल सकता। अगर सरकार ने एक कोयले का खदान किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर क्या बोलते हैं रेंट पे दे दिया, तो रेंट तो फिक्स हो जाएगा। अब वो 1 साल के अंदर पूरा कोयला खोद के खाली कर देगा वहां से, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा फायदा और सरकार को क्या लग जाएगा? लॉस। इसलिए वहां रेंट सिस्टम नहीं चलता, वहां कौन सा सिस्टम चलता है? रॉयल्टी चलता है। रॉयल्टी में क्या होगा कि एक रेट रहेगा, एक फिक्स रेट रख दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 1000 जो भी होगा, एक रेट रख दिया, भाई तुम जितना खोद के निकालोगे उस पर हमको एक रॉयल्टी चाहिए। अब इसमें ना सरकार को नुकसान है और ना कॉन्ट्रैक्टर को कोई लॉस लगना है। प्रोड्यूस करोगे तो पैसा लगेगा, नहीं प्रोड्यूस करोगे नहीं लगेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा, कम करोगे कम लगेगा, ना तुम्हारा नुकसान ना सरकार का नुकसान। तो सरकार के लिए अगर ये माइंस है और उस माइंस से आप अगर इनकम अर्न कर रहे हो, तो सरकार के लिए माइंस से इनकम कौन सा इनकम होगा? रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि उसके लिए वो रेगुलर नेचर का इनकम है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग कहां कहां ट्रीट करते हैं, समझ में आ गया। अब एक शॉर्ट समरी यहां पे पहले हम लोगों को तैयार करना होगा कि हम कौन सा आइटम कहां रिकॉर्ड करते हैं। देखो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर हम 2 ग्रुप में बांटे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद इनकम या रिसीप्ट की बात करें, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़े थे। अब अगर आप एक्सपेंडिचर को लिखोगे, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर क्या है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको रिकॉर्ड कहां करना होगा हम लोगों को? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पैसा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इस खर्च के बदले में मेरा कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको कंफर्म है कि बैलेंस शीट में लिखना होगा। और बैलेंस शीट में कौन सी साइड लिखोगे? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या होता है? असेट्स को मेरा इंक्रीज कर देता है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर होता है।
इसलिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां ट्रीट करते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, या कुछ खर्चों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में पोस्ट कर सकते हैं, यानी ये हमेशा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में। इसी तरह से ये इनकम अगर बात करोगे तो कैपिटल रिसीप्ट कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो आपको लाइबिलिटी बढ़ा देगा। देखो कैपिटल रिसीव मतलब पैसा आपसे मिला मुझे, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस फिक्स हो गया कि हम क्यों ले रहे हैं पैसा, तो कैपिटल रिसीप्ट कहां लिखोगे? लाइबिलिटी साइड। और ये रेवेन्यू रिसीप्ट कहां लिखोगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की कौन सी साइड? तो क्रेडिट साइड आप लिखो, क्योंकि आपका वो रोज रोज का रिकरिंग इनकम है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के इसका ट्रीटमेंट हम समझ सकते हैं कि मेरे बैलेंस शीट में या कहीं और भी ये किस तरह से दिखता है। तो ओवरऑल यही हम लोग का ट्रीटमेंट है।